जानवरों के बहुत याद दोस्त। अरे कहाँ गए? कोई भी नजर नहीं आ रहा। जल्दी से सबको बुलाओ, मैं सबके लिए भोजन लेकर आई हूँ। लगता है सभी जानवर सो गए हैं। एक काम करो, तुम सबको आवाज देकर बुलाओ। हाँ, रुको, मैं सबको आवाज देता हूँ। मेरी आवाज से सभी दौड़े चले आएंगे। इतना कहकर भूत जानवरों को आवाज लगाने लगता है। हा हो हैया हो हा हो हैया हो हा हो हैया हो हा हो हैया हो हा हो हैया हो। भूत की आवाज सुनते ही जंगल के सभी जानवर उठकर उन तीनों के पास पहुंच जाते हैं, जिसके बाद चुड़ैल उन सभी जानवरों को मांस, हड्डियां और खून देती है, जिसे सभी जानवर बहुत ही शौक से खाने लगते हैं। खाओ खाओ मेरे बच्चों, खाओ, पेट भर के खाओ, ये सब तुम्हारे लिए ही तो है। सभी भूतिया जानवर अपना अपना खाना खा रहे होते हैं कि तभी अचानक से जंगल के चारों तरफ एक हलचल सी मचती है और गांव के कुछ लोगों की आवाज भी आने लगती है। अरे भाई साहब, इसी जंगल में रहते हैं वे तीनों। आज उन तीनों को खत्म करना ही होगा, नहीं तो हमारे गांव का बहुत बुरा हाल हो जाएगा। सही कह रहे हो, आज तो उन तीनों को इस गांव से मुक्ति दिलानी ही होगी। लेकिन वो कहीं दिख नहीं रहे हैं, हमें ध्यान से ढूंढना होगा, कहीं हमारी आहट से वो भाग जाएं। वो तीनों रोज रोज हमारे गांव से लोगों को अगवा करते जा रहे हैं और उन्हें मारकर इस जंगल के जानवरों को खिला रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो तीनों भूत और चुड़ैल हमारे गांव के हर एक आदमी को मार देंगे। गांव के लोग मिलकर दोनों भूत और चुड़ैल को जंगल में ढूंढ रहे होते हैं। उनकी आपस की बातें भूत और चुड़ैल तक पहुंच जाती हैं, जिसके बाद वो तीनों आपस में बात करने लगते हैं। अरे ये क्या? लगता है गांव के लोग हमें ही ढूंढते हुए यहाँ आ रहे हैं। लेकिन गांव के लोग हमें क्यों ढूंढ रहे हैं? उन्हें हमसे क्या मिलेगा? वो हमें मुक्ति दिलाने के लिए हमें ढूंढ रहे हैं। अगर हमें मुक्ति मिल गई तो हम अपने प्यारे जानवरों से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। अपनी जान बचाकर यहाँ से भागो। लेकिन हम लोग कहाँ भागे? हमारे पास तो भागने के लिए कोई जगह भी नहीं है। एक काम करते हैं, पेड़ों के ऊपर चढ़ जाते हैं। इन गांव वालों को फिर हम लोग दिखाई भी नहीं देंगे। अरे ये सब तो ठीक है, लेकिन हमारे भूतिया जानवरों का क्या होगा? अगर गांव वालों ने इन्हें पकड़ लिया तो वो उन्हें भी यहाँ से मुक्त करा देंगे। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी भूत एक पेड़ के ऊपर चढ़ता है और जंगल के आसपास देखने लगता है, जिसके बाद उसे पास ही में एक गुफा दिखाई देती है। जिसके बाद वो नीचे उतर कर आता है और अपने भूत और चुड़ैल दोस्त से कहता है, मैंने अभी अभी एक गुफा देखी है। एक काम करो, सभी जानवरों को उस गुफा के अंदर ले चलो, वहाँ पर सभी सुरक्षित रहेंगे। भूत की बात मानकर वो तीनों जानवरों को उस गुफा में ले जाते हैं। जिसके बाद वो तीनों जानवरों को गुफा के अंदर भेजने के बाद खुद पेड़ों के ऊपर चढ़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गांव के लोग उन तीनों को ढूंढते ढूंढते गुफा तक पहुंच जाते हैं। जिसके बाद उनमें से एक आदमी कहता है, अरे हो ना हो ये दोनों भूत और चुड़ैल इस गुफा के अंदर ही होंगे। एक काम करते हैं, मशाल जलाकर इस गुफा के अंदर ही आग लगा देते हैं। उन तीनों को मुक्ति मिल जाएगी और वो हमारे गांव का पीछा छोड़ देंगे। अरे ये क्या? ये गांव वाले तो गुफा को ही आग लगाने की सोच रहे हैं। बेचारे हमारे सभी जानवर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। लगता है कुछ ऐसा ही है, लेकिन अब हम लोग क्या करें? भूत और चुड़ैल आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में गांव के सभी लोग अपने हाथों में मशाल जलाकर खड़े हो जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। अरे ओ भूत और चुड़ैल, अरे अंदर क्यों छुपे हो? डरपोक कहीं के, हिम्मत है तो बाहर आओ। आज तो हम तुम्हारा किस्सा ही खत्म कर देंगे। अरे कौन से बिल में छुपे हैं ये तीनों? चाहे किसी भी बिल में छिपे हो, हम उन्हें आज नहीं छोड़ेंगे। तो इंतजार किस बात का है भाई लोगों? जल्दी से अपनी अपनी मशालें गुफा के अंदर फेंक दो, उन तीनों को मुक्ति मिल जाएगी। गांव के सभी लोग अपने हाथों की मशाल उठाकर गुफा में फेंकने वाले होते हैं। इतने में वो तीनों भूत और चुड़ैल उनके सामने प्रकट हो जाते हैं और उनसे कहते हैं, अरे ऐसा अनर्थ मत करो हमारे साथ। इन जानवरों के अलावा हमारा है ही कौन जो हमें समझे? यही हमारा परिवार है। देखो, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, हमारे प्यारे जानवरों को छोड़ दो। हम लोगों को अकेला छोड़ दो। हम लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम सभी लोग हमारे पीछे पड़े हो? तुम लोगों की वजह से गांव में धीरे धीरे लोग कम होते जा रहे हैं। तुम लोग हमारे गांव के लोगों को मारते हो और उन्हें खा जाते हो।
अरे भाई, मुझे तो लगा था यहाँ पर सिर्फ 2 भूत और चुड़ैल का साया है, लेकिन इस जंगल में तो ये जानवर भी इन तीनों के साथ मिले हैं। लेकिन मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम तीनों इन जानवरों को इतना क्यों बचा रहे हो। अरे तुम तीनों तो मर चुके हो, अभी तक तो तुम्हें यहाँ से मुक्त होकर चले जाना चाहिए था। गाँव वालों, तुम लोग तो जानते ही हो कि हम तीनों बचपन से ही अनाथ हैं। हमारा इस दुनिया में कोई नहीं था। उस समय इन जानवरों ने ही हमारा साथ दिया। इन जंगल के जानवरों के साथ रह रहकर हमने अपना जीवन व्यतीत किया है। हम इन्हें कैसे छोड़ सकते हैं? उस तूफान ने उस दिन हमारे साथ साथ हमारे सभी जानवरों की भी जान ले ली थी, लेकिन मरने के बाद भी हम में से किसी को भी शांति नहीं मिली, क्योंकि हम सब एक दूसरे का परिवार है। हम सब अनाथ हैं और इसलिए हम लोग कभी भी किसी का साथ नहीं छोड़ते। देखो गाँव वालों, मैं तुमसे आखिरी बार कहती हूँ, हमें अकेला छोड़ दो, नहीं तो मुझे मजबूरन वो सब करना पड़ेगा जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। देखो, तुम तीनों के साथ और तुम्हारे पालतू जानवरों के साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मरने के बाद भी इन जंगलों में भटकते रहो और ऊपर से तुम हमें धमकी भी दे रहे हो। हम बस इतना चाहते हैं कि तुम लोग यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त होकर चले जाओ। तुम लोगों को हमारी बात समझ में क्यों नहीं आती? हम लोग यहाँ से मुक्त नहीं होना चाहते। अगर तुमने अब हमारी बात नहीं मानी तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा, तो ये बात है, तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। अब तो हमें तुम लोगों को यहाँ से मुक्ति दिलानी ही पड़ेगी। इतना कहकर वो गांव वालों के साथ मिलकर उन तीनों भूत और चुड़ैल के ऊपर जलती हुई मशाल डालने ही वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से गुफा के सभी भूतिया जानवर बाहर निकल आते हैं और गांव वालों के ऊपर हमला बोल देते हैं, जिसके बाद गांव के सभी लोग अपनी अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो यहाँ से। ये तो भूतिया जानवर हैं, हमें बहुत ही बेरहमी से मार देंगे। अरे दुर्योधन के बच्चे, तूने तो कहा था कि सिर्फ 2 भूत और 1 चुड़ैल है। यहाँ तो इन तीनों के साथ साथ भूतिया जानवर भी है। अब तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा। अरे लड़ाई बाद में कर लेना, लेकिन पहले यहाँ से भागो, वरना ये सब हम सबको बहुत बेरहमी से मार देंगे। गांव के सभी लोग भूतिया जानवर और तीनों भूत और चुड़ैल से डर के भागने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से कबीर जलती हुई मशाल उन सभी के ऊपर फेंक देता है, जिसके बाद देखते ही देखते एक के बाद एक जानवर और वो तीनों भूत और चुड़ैल आग की चपेट में जलने लगते हैं। अरे ये तुम लोगों ने क्या किया? आखिर जिस बात का डर था तुमने वही किया। तुमने हम सबको एक दूसरे से अलग कर दिया। अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। अब हम सभी अगला जन्म लेकर दोबारा से इस पृथ्वी पर आएंगे। दोस्तों, तुम सभी के साथ वक्त गुजार कर बहुत अच्छा लगा और हमारे प्यारे जानवरों ने हमारा बहुत साथ दिया। मैं तो ऊपर वाले से दुआ करता हूँ जन्म लेने के बाद तुम सभी से जरूर मिलूं। देखते ही देखते दोनों भूत और चुड़ैल के साथ साथ भूतिया जानवरों को भी मुक्ति मिल जाती है और वो सभी वहां से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त होकर चले जाते हैं, जिसके बाद गांव के सभी लोग खुशहाल जीवन जीने लगते हैं। चुड़ैल की साजिश। सोमगढ़ में एक ऐसा गांव था जो थोड़ा शहर जैसा बन चुका था। ऐसे ही एक दिन अनु सुंदर सा लहंगा पहनकर अपनी दोस्त कविता के घर जाती है। कविता के मेहंदी फंक्शन में आंखों पर पट्टी बांधे आंख मिचौली खेल रही थी। तभी वहां की लाइट अचानक बंद हो जाती है और चुड़ैल कहती है, अब नहीं छोड़ूंगी तुझे, आजा मैं खिलाती हूँ तुझे आंख मिचौली। चुड़ैल अनु को बालों से हवा में उठाकर एक खाली मैदान में पटक देती है जहां अंधेरा ही अंधेरा होता है। तभी चुड़ैल उल्टे पैरों वाली चुड़ैल अपने जादू से अनु के हाथ बांध देती है और वो जमीन से उठकर कहती है, कौन है यहाँ? कौन है? किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मेरे साथ ऐसा कर रहा है? मैं चुड़ैल हूँ और तुम्हारी आंखों पर जो ये पट्टी बंधी है इसे खोलने की हिम्मत भी मत करना, वरना तुम्हें बिना मुझे देखे मरना होगा। समझ रही हो ना? क्या? चुड़ैल, मैंने क्या किया है? प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे कुछ मत करना, मुझे जाने दो। उफ, ये सुकून। तुझे ऐसा गिड़गिड़ाता देख मुझे कितना सुकून मिल रहा है, तू सोच भी नहीं सकती है। और मुझे तो तेरी ट्रेलर की जगह पूरी मूवी देखनी है। जब तक तू बहुत ज्यादा गिड़गिड़ा ना दे मुझे चैन नहीं आएगा। ऐसा करते हैं, हम गेम खेलते हैं। पट्टी तो तूने आंखों पर बांध ही रखी है, तो हम खेलेंगे आंख मिचौली। मैंने बोला ना, खेल
तो मतलब खेल। हाँ हाँ खेल रही हूँ, लेकिन मेरे हाथ तो खोल दो, मैं तुम्हें पकड़ूंगी कैसे? अब मजा आएगा। ये बोलते ही चुड़ैल उसके हाथ खोल देती है और एक हाथ में कुल्हाड़ी लिए हवा में उड़ रही थी। तभी अनु उसे पकड़ने की कोशिश करती है और बोलती है, तुम हवा में उड़ रही हो तो मैं कैसे तुम्हें पकड़ूंगी? ढूंढ मुझे, पकड़। अगर तूने मुझे नहीं पकड़ा तो मैं तुझे मार डालूंगी। नहीं नहीं प्लीज, मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ, प्लीज मुझे मत मारना। ये बोलते ही अनु चुड़ैल को ढूंढने लगती है और चुड़ैल हवा में और उड़ने लगती है और कहती है, तुझे यहाँ बुलाने तो मेरी एक साजिश थी अनु, अब तुझे मरना होगा। कौन हो तुम? कौन हो और मेरा नाम कैसे जानती हो? मैं तेरी दोस्त शनाया। अब तो खुद समझ सकती है कि मैं तुझे क्यों मारना चाहती हूँ। सुनो, तुम प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं बंधन चाहती हूँ, मुझे अपने किए का पछतावा है, मुझे बख्श दो। क्या तूने मुझे बख्शा था? नहीं ना, तो मरने के लिए बेखौफ रह। ऐसा बोलते ही चुड़ैल हवा में उड़ते हुए अपनी कुल्हाड़ी से उसकी गर्दन पर वार कर देती है, जिससे अनु का सिर धड़ से अलग होकर जमीन पर गिर जाता है और वो कहती है, मार डाला अनु, मैंने तुझे मार डाला। तूने मुझसे साजिश की और मैंने तुझे भी साजिश करके मार डाला। वैसे ही एक एक करके बाकियों को भी मार डालूंगी। आखिर ये शनाया नाम की चुड़ैल कौन थी और क्यों उसने अनु को मारा? आखिर दोनों का क्या रिश्ता था? जानने के लिए इस डरावनी कहानी में आगे बढ़ते हैं। शाम ढल चुकी थी और अंधेरा बढ़ गया था। प्रिया उस रास्ते से गुनगुनाते हुए जा रही थी। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। अपना ही साया देख के तुम जाने जहां शर्मा गए। अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। मेरा क्या होगा सोचो तो जरा। हाय ऐसे डराना कीजिए। डरोगी नहीं तो मरोगी कैसे, और मरोगी नहीं तो मेरे दिल को चैन कैसे आएगा। जाने दो मुझे, तुम जो भी हो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, मुझे जाने दो। बिगाड़ा है तूने भी, मेरा बिगाड़ा। तेरे दिल का मेरे दिल से रिश्ता पुराना है। शनाया हूं मैं, भूल गई मुझे किस तरह तूने मारा था। उसी का बदला लेने आई हूं, लेकिन एक गहरी साजिश के साथ। साजिश? कैसी साजिश? तुझे मारने की साजिश प्रिया। ये बोलते ही चुड़ैल अपने हाथ से एक जादू करती है और सामने 4 डंडों पर टिकी रस्सी आ जाती है और चुड़ैलों से उस पर चलने को कहती है। तो प्रिया बोलती है, मैं कैसे? मुझे डर लगता है, मैं नहीं चल पाऊंगी इस रस्सी पर। तेरे पास 2 ही ऑप्शन है, अब चाहे तो इस रस्सी पर चलकर डर, या मुझसे डर कर मेरे हाथों मर। प्लीज शनाया, मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, मैं मरना नहीं चाहती, मुझे छोड़ दो। मरना तो मैं भी नहीं चाहती थी, लेकिन मार डाला ना मुझे तुम तीनों ने मिलकर। चुड़ैलों की बातों से डरकर प्रिया उस रस्सी पर चलने लगती है, लेकिन 2 कदम बाद ही वो गिर जाती है, जिससे उसके सिर पर खून निकलने लगता है। वहीं चुड़ैल भी हवा में उड़ते हुए अपनी कुल्हाड़ी से प्रिया को बेदर्द मौत दे देती है, जिसके बाद वो जोर जोर से हंसती है। मार डाला, एक साजिश करके उसे भी खत्म कर दो, तभी मेरा बदला पूरा हो जाएगा। प्रिया को मारता देख उसकी पड़ोसन हेमलता उसके घर वालों को जाकर सब बता देती है, जिसके बाद वो तीसरे कातिल को भी पता लग जाता है और वो तांत्रिक को बुलाकर चुड़ैल की आत्मा कब्जा करवाता है। यहाँ तांत्रिक अपने मंत्र तंत्र से एक घेरा बनाता है और 24 घंटे तक मंत्र पढ़ता रहता है, जिसके बाद चुड़ैल उसके सामने आ जाती है और कहती है, 2 टके के तांत्रिक,
अभी तेरी इतनी औकात नहीं कि तू मुझे बुला सके। पर तू तो फिर भी आ गई ना। अब जब आई है तो तेरा क्रियाक्रम तो करना ही पड़ेगा। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है जब तक मैं अपना बदला पूरा ना कर लूं। बहुत बेरहमी के साथ मारा था उस अनु ने, उसे मार डाला। बस नेहा बची है। नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से, समझा तू? कैसा बदला? किससे बदला लेना चाहती है तू? बता मुझे। मैं बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ। 2 महीने पहले की बात है। मैं अपने भी उनके साथ बहुत खुश थी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। बहुत मुश्किलों के बाद मेरी उससे शादी हो रही थी और मैं मंडप में जाने के लिए इंतज़ार में थी। तभी मेरी 3 सहेलियाँ आईं और बोली, ओहो, तू तो लाल जोड़े में आज बहुत सुंदर लग रही है। हाँ, सच में तुझे बहुत अच्छा जीवन साथी मिला है। काश तेरी जगह व्योम ने मुझसे प्यार किया होता, पर कोई बात नहीं, उसे तू मिल गई। बेटा, सबकी किस्मत में नहीं होता व्योम जैसा प्यार। वो तो है, लेकिन अब उससे शादी मेरी होगी, इसी जोड़े में, और तुझे जाना होगा। ये बोलते ही अनु एक लोहे की रॉड से जोर से शनाया के सिर पर मार देती है, जिससे एक बारी में उसके सिर से खून निकलने लगता है और मरते वक्त थोड़े होश में होती है। अनु उसकी शादी का जोड़ा पहन घूंघट की आड़ में अपनी सहेलियों के साथ जाते हुए बोलती है, वाओ, हम तीनों ने मिलकर क्या साजिश की है। अब मैं बनूंगी व्योम की दुल्हन। मेरे सामने मेरे जोड़े में अन्नू मेरे प्यार से शादी कर लेती है। तभी मरने के बाद मैं चुड़ैल बन गई और इन तीनों से बदला लेने के लिए साजिश करने लगी। अब बस नेहा को मारना बाकी है। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि अब तू तांत्रिक बाबा के वश में है, समझी? भले ही तूने मेरी दोनों सहेलियों को मार दिया, लेकिन तू मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती है। नेहा, तुझ में इतनी अकड़ अब भी है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, बर्बाद कर दूंगी तुझे। ये बोलते ही चुड़ैल अपनी कुल्हाड़ी से नेहा का गला काट देती है। वहीं उसकी बॉडी तड़पती रहती है। उसी वक्त तांत्रिक भी नेहा को बचाने के लिए चुड़ैल पर वार करता है और चुड़ैल मरते मरते भी अपनी कुल्हाड़ी से नेहा को मार डालती है, जिसके बाद शनाया की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। तरबूज बेचने वाली चुड़ैल। अरे लक्ष्मी, जल्दी से नाश्ता दे, मुझे जाना है बाजार में। समय से नहीं पहुंचा तो मुझे रेडी खड़ी करने की जगह भी नहीं मिलेगी। अजी बस 10 मिनट रुक जाइए, मैं अभी आपका नाश्ता लेकर आती हूँ। लक्ष्मी अपने पति सुरेश को नाश्ता खिला देती है, जिसके बाद सुरेश अपनी रेडी के ऊपर कई सारे तरबूज लेकर बेचने के लिए निकल जाता है। बाजार में पहुंचते ही सुरेश अपने तरबूज की रेडी को एक जगह खड़ा करके तरबूज बेचने लगता है। तरबूज ले लो, तरबूज, ताजे ताजे तरबूज। अरे एक बार खाओगे तो बार बार आओगे बाबूजी, तरबूज ले लो, तरबूज। तभी एक बूढ़ी औरत आती है और सुरेश से कहती है, अरे बेटा, कितने रुपए किलो बेच रहे हो तरबूज? अरे अम्मा जी, केवल 40 रुपए किलो है तरबूज। वैसे 50 का बेचता हूँ, आपको केवल 40 में दे दूंगा। ले जाओ, एकदम बढ़िया है, खाओगे तो मुझे याद जरूर करोगे। अरे वाह, तुम तो बड़े ही कमाल के हो। चलो फिर कर दो 1 किलो तरबूज मुझे। सुरेश बूढ़ी औरत को 1 किलो तरबूज दे देता है। ऐसे ही धीरे धीरे शाम तक वो अपने कई सारे तरबूज बेच देता है, जिसके बाद वो शाम के समय वापस लौटने लगता है। जैसे वो रास्ते में सड़क पार कर रहा होता है, तभी अचानक से एक बहुत ही तेज ट्रक सामने से आता है, जिससे उसका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। वहाँ के कुछ लोग उसे उठाकर हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं और उसकी पत्नी लक्ष्मी को उसके एक्सीडेंट के बारे में भी बता देते हैं। लक्ष्मी जैसी रोते हुए हॉस्पिटल में पहुंचती है, डॉक्टर को देखते ही अपने पति के बारे में पूछने लगती है। डॉक्टर साहब कहाँ है मेरे पति? कैसे हैं वो? बताओ ना डॉक्टर साहब। देखो, इस दुर्घटना के दौरान आपके पति के दोनों पैर खराब हो गए हैं। अब वो दोबारा कभी नहीं चल पाएंगे। अगर उन्हें दोबारा चलाना है तो 5 लाख रुपए लगेंगे उनके इलाज में। क्या 5 लाख रुपए? अरे डॉक्टर साहब, हम गरीब पर थोड़ी सी रहम करो। इतना पैसा हम कहाँ से लेकर आएंगे? देखिए, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इलाज के लिए इतना खर्चा तो आएगा ही। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद लक्ष्मी अपने पति को व्हील चेयर पर बैठाकर अपने घर ले आती है। देखिए, जो हुआ उसे भूल जाइए, आप चिंता मत करिए, मैं आपका इलाज करवा कर ही रहूंगी। मैं आपकी जगह तरबूज बेचने का काम शुरू करूंगी। हे भगवान, ये क्या हो गया है?
एक तो हम गरीब, ऊपर से हमारी मुसीबतें ही खत्म नहीं होती। देखिए ऐसा मत बोलिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी और एक दिन आप अपने पैर पर जरूर खड़े होंगे। इतना कहकर लक्ष्मी रेडी पर तरबूज रखकर बाजार में बेचने के लिए चली जाती है। दिन रात मेहनत करने के बाद लक्ष्मी केवल अपने पति की दवाई और घर के खाने का ही खर्चा निकाल पाती। हे भगवान, इस तरह मैं अपने पति का इलाज कैसे करवा पाऊंगी? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता। क्यों ना मैं गांव के सभी लोगों से मदद मांगूं? अगर सभी लोग मिलकर मेरी थोड़ी भी मदद करेंगे तो मैं अपने पति के लिए पैसे इकट्ठे कर पाऊंगी। इतना सोचकर लक्ष्मी गांव के सभी लोगों को एक साथ इकट्ठा करती है और सबसे कहती है, गांव वालों, मेरे ऊपर और मेरे पति के ऊपर बहुत ही बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। मेरे पति एक दुर्घटना के दौरान अपाहिज हो गए हैं। अगर तुम लोग थोड़ी थोड़ी मदद करके इस दान पात्र में पैसे डालो तो मैं अपने पति के पैरों का इलाज करवा सकूंगी। अरे हमारे पास क्या मुफ्त का पैसा है जो तुझे ऐसे ही दान करते रहें? देख बहन, मैं अपनी बिटिया की पढ़ाई के लिए पैसा जोड़ रही हूँ, मैं तो नहीं दे सकती। अरे तूने तो हमारा पूरा समय बर्बाद कर दिया। चलो रे भाई लोगों, अपने अपने कामों पर लग जाओ। गांव का कोई भी व्यक्ति बेचारी लक्ष्मी की मदद नहीं करता, जिसके बाद वो रोते हुए वहां से जंगल की तरफ चली जाती है। लक्ष्मी एक नदी किनारे बैठकर रोते हुए सोचने लगती है, कितनी खुदगर्ज है ये दुनिया। सबके पास धन दौलत है लेकिन कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। ऊपर से मैं अपने पति की ऐसी हालत भी नहीं देख सकती। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाती हूँ। इतना सोचकर लक्ष्मी रोते हुए नदी के अंदर कूद जाती है, जिसके बाद नदी के तेज बहाव की वजह से उसकी जान चली जाती है। मरने के बाद लक्ष्मी एक बहुत भयानक चुड़ैल बन जाती है। अब मैं इन गांव वालों से बदला लूंगी और इन्हें मार दूंगी। इनके अंदर बिल्कुल भी इंसानियत नाम की चीज नहीं है और ऐसे लोगों को इस धरती पर जीने का कोई अधिकार नहीं है। देखते ही देखते रात हो जाती है और चुड़ैल तरबूज की रेडी लेकर गांव की तरफ चली जाती है। तरबूज ले लो, तरबूज, ताजे ताजे तरबूज, एक बार खाओगे तो खाते ही रह जाओगे। तभी चुड़ैल को सामने कमलेश आता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखते ही चुड़ैल अपना रूप बदल लेती है। अरे भाई साहब रुको, कहाँ जा रहे हो? देखो कितनी गर्मी हो रही है। मैं इतने ताजे ताजे रसीले तरबूज बेच रही हूँ, खाकर देखिए। इससे बढ़िया और अच्छे ताजे तरबूज आपको कहीं नहीं मिलेंगे। देखने में तो ये बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे हैं और लाल भी हैं। एक काम करो, 2 किलो तरबूज मुझे दे दो। कमलेश के कहने पर चुड़ैल उसे 2 किलो तरबूज दे देती है, जिसके बाद कमलेश चुड़ैल को पैसे देने लगता है। जैसे ही चुड़ैल उसके हाथ में पैसे पकड़ती है, वो तुरंत अपने चुड़ैल रूप में आ जाती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। लेकिन चुड़ैल अपने लंबे हाथों से उसे पकड़ लेती है और उससे कहती है, कहाँ जा रहे हो कमलेश भाई साहब? सबसे पहले तुमने गांव वालों को मेरे खिलाफ भड़काया था, अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर चुड़ैल उसे जान से मार देती है। उसे मारते ही चुड़ैल उसका तरबूज बनाकर अपना रेडी पर रख लेती है और रूप बदलकर आगे की तरफ तरबूज बेचने के लिए चल पड़ती है। ऐसे ही वो आगे 2-3 लोगों को वो जान से मार देती है। ये सब गांव का एक दुर्गेश नाम का आदमी देख लेता है, जो गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करके चुड़ैल के बारे में बताने लगता है। अरे गांव वालों, हमारे गांव में एक बहुत भयानक चुड़ैल घूम रही है और वो चुड़ैल और कोई नहीं, सुरेश की पत्नी है। अरे ये तो अनर्थ हो गया, वो चुड़ैल हमें नहीं छोड़ेगी। एक काम करते हैं, हम सभी मिलकर उससे माफी मांग लेते हैं। अरे पागल हो गई हो क्या? उसके ऊपर खून सवार है, वो किसी को नहीं छोड़ेगी। हमने उसकी मदद भी तो नहीं की थी। अच्छा, मेरे पास एक सुझाव है, अपनी अपनी मशालें जला लो और मेरे साथ चलो। दुर्गेश के कहने पर गांव के सभी लोग अपनी अपनी मशालें जला लेते हैं, जिसके बाद दुर्गेश गांव वालों के साथ चुड़ैल के पास चला जाता है। गांव वालों को एक साथ देखकर चुड़ैल उनसे कहती है, तुम सभी एक साथ यहाँ, अब तो और भी मजा आ गया। मैं तुम सबको मारकर तुम्हारे तरबूज बना दूंगी, जिसके बाद मेरा बदला पूरा हो जाएगा। देख चुड़ैल, तू पहले ही कई लोगों की जान ले चुकी है, अब और लोगों को जान से मत मार। आखिर तू क्या चाहती है? क्या तू अपने कानों से बहरा है? तूने सुना नहीं? मुझे तुम लोगों से बदला चाहिए। तुमने मेरी मदद नहीं की, मेरा पति अपाहिज था। तुम लोगों के पास इतना पैसा होने के बाद भी तुम लोगों में इंसानियत नहीं है, इसलिए तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं। देख चुड़ैल, हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब हमें अपनी गलती का बहुत पछतावा है। हम सभी गांव वालों ने मिलकर ये फैसला किया है कि हम सभी पैसे इकट्ठे करके तुम्हारे पति का इलाज करवाएंगे और उन्हें उनके पैरों पर खड़ा जरूर करेंगे। लेकिन तुम ये मौत का तमाशा बंद करो।
दुर्गेश की इस बात के साथ साथ गांव के सभी लोग उसके साथ हामी भरते हैं। ये सब देखकर चुड़ैल शांत हो जाती है और गांव वालों से कहती है, अगर तुम मेरे पति को दोबारा से उनके पैरों पर खड़ा कर दोगे तो मैं इस गांव से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। इतना कहकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। जिसके बाद अगले ही दिन सुबह गांव के सभी लोग पैसे इकट्ठे करके पूरे 5 लाख रुपए डॉक्टर को ले जाकर दे देते हैं। जिसके बाद वो सुरेश के पैरों का इलाज करवाते हैं। कुछ ही महीनों में सुरेश अपने पैरों पर चलने लगता है और दोबारा से तरबूज बेचने का काम शुरू कर देता है, जिसे देखकर चुड़ैल बहुत खुश होती है और वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। चुड़ैल का वेकेशन हाउस। सीधी नैना, कितना प्यारा लग रहा है ना ये हाउस। शहर के मॉडलर हाउस से एकदम अलग और शानदार है। या इट्स रियली यूनिक। रिवर के बीचों बीच बैम्बू ट्री का ये हाउस वेकेशन एंजॉय करने के लिए एकदम मस्त है। पता है, ये बैम्बू ट्री हाउस रात के अंधेरे में दिन के उजाले से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत लगता है। अब तारीफ के पुली बांधते रहोगे या फिर इसके अंदर भी चलोगे? वो दोनों कपल उस घर के अंदर आ जाते हैं जहाँ कोई नहीं था। थोड़े ही वक्त बाद रात का घना अंधेरा उस घर को चारों तरफ से जकड़ लेता है। तभी बांस का बना हुआ घर जोर जोर से हिलने लगता है, जिसे देखकर नैना डर कर कहती है, मोहित, ये घर अचानक से इतनी जोर से हिल क्यों रहा है? अरे नदी के किनारे खड़ा है, ये घर लहरों की वजह से हल्की हिलडुल आम बात है यार। खौफ ने मोहित को भी अंदर तक झकझोर दिया था, पर नैना डर न जाए इसलिए उसने बात को पलट दिया, क्योंकि उस घर के अंदर और वहाँ दूर दूर तक उनके अलावा कोई भी नहीं था। तभी घर में एक अजीबोगरीब सी औरत 2 बच्चों के साथ प्रकट होकर कहती है, तुम दोनों इंसानों की जुर्रत कैसे हुई यहाँ कदम रखने की? ये घर हमारा है। मोहित, इसके तो उल्टे पैर है, मतलब ये एक चुड़ैल है। ये दोनों बच्चे भी भूतिया बच्चे हैं कि आंखें एकदम जानवरों की तरह खूंखार हैं। मेरे बच्चों को जानवर कहने की तुमने गुस्ताखी कैसे की? अब मैं तुम्हें जानवरों से भी बदतर मौत दूंगी। ये बोलकर चुड़ैल तेज बवंडर मचाकर उन्हें डराने लगती है और उसका घर तहस नहस हो जाता है। फिर चुड़ैल उन्हें मार कर कहती है, मेरे भूतिया बच्चों, इन दोनों मुर्दों की लाशों को उठाकर पानी में फेंक दो। जो हुकुम माँ, अभी इन्हें लहरों के हवाले कर देते हैं। दोनों भूतिया बच्चे उनकी लाशों को उठाकर नदी में फेंक देते हैं और उजड़ा हुआ वेकेशन हाउस फिर से खूबसूरत घर के रूप में खड़ा हो जाता है, जहाँ चुड़ैल और उसके बच्चे रात भर उस घर में भूतों के रूप में रहते हैं और सुबह होते ही इंसान में बदल जाते हैं। जम्मू में बसे पहलगाम के पास स्थित लिधम नदी के किनारे एक बेहद ही खूबसूरत बैम्बू ट्री का घर बना हुआ था। उस वेकेशन हाउस की देखभाल एक औरत किया करती थी, पर रात के समय वही औरत चुड़ैल बनकर उस घर में वेकेशन मनाने वाले लोगों को मौत के घाट उतारा करती थी। आज भी वो कहती है, मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, सैलानी आने वाले ही होंगे। माँ, हम इस घर का कोना कोना चमका देंगे, जिसे घूमने आए लोगों के पैर अपने आप इस वेकेशन हाउस के बाहर आकर रुक जाएंगे और फिर शुरू होगा उनकी मौत का वेकेशन। थोड़ी देर में समुद्र के किनारे सैकड़ों लोगों की भीड़ लग जाती है। तभी घूमने आए 2 दोस्त की नजर उस हाउस पर जाती है और वो कहते हैं, यार रॉकी, ये हाउस हमारे वेकेशन के लिए कैसा रहेगा? तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। होटल में तो हम हर बार घूमते फिरते हैं, आज चल डिफरेंट बैम्बू ट्री में अपना वेकेशन एंजॉय करें। दोनों उस वेकेशन हाउस की तरफ आकर्षित होकर वापस आकर औरत से कहते हैं, आप यहाँ की केयर टेकर हैं क्या? ऐसा ही समझ लो। ये आपके बच्चे हैं? हाँ, ये वेकेशन हाउस मैंने कड़ी मेहनत से खड़ा किया है और इसे सैलानियों को वेकेशन के लिए किराए पर देकर ही मैं अपना और मेरे बच्चों का पेट भर पाती हूँ। आपका ये वेकेशन हाउस हमें बहुत भा गया है, इसीलिए हम यहाँ कुछ दिन रहना चाहते हैं। यहाँ रहने के लिए हम आपको अच्छी कीमत देंगे। तुम सभी के यहाँ रुकने से तो हमारा गुजर बसर होता है। तुम आराम करो, मैं रात के खाने का बंदोबस्त करती हूँ। सूरज ढलने के साथ नदी का किनारा एकदम सुनसान और वीरान हो जाता है। दोनों दोस्त अंदर बैठकर घर को निहार रहे थे, तभी चुड़ैल जानवर का कटा हुआ सर लेकर उन्हें परोसते हुए कहती है, खाना तैयार है, चलो जल्दी से आ जाओ। ये तो किसी जानवर का कटा हुआ सिर है। हम यही खाते हैं और अब तुम्हें भी मरने से पहले यही खाना होगा। ये एक भूतिया वेकेशन हाउस है। ये वेकेशन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी वेकेशन था। हमारी चुड़ैल माँ तुम्हें खत्म कर देंगी। रॉकी, ये कैसा भूतिया वेकेशन हाउस है? मुझे तो इस चुड़ैल और इसके खूंखार बच्चों के चेहरे से डर लग रहा है। मैं तुम्हारी
तुम्हारे डर को तुम्हें मारकर हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। चुड़ैल अपनी गर्दन उलटकर दीवार पर टंगे कुल्हाड़ी से उनकी गर्दन को पेड़ की तरह काटकर पानी में फेंक देती है और कहती है, जब तक इस नदी किनारे लोगों का आना जाना लगा रहेगा, ये वेकेशन हाउस ऐसे ही लोगों के मौत का कारण बनती रहेगी। सुबह होते ही चुड़ैल और उसके भूतिया बच्चे गायब हो जाते हैं और इंस्पेक्टर कटे सर और लाश को देखकर कहता है, ये इस नदी की 50वीं घटना है। समझ नहीं आ रहा कि आखिर इनका कातिल कौन है, कोई जानवर या इंसान? इनमें से तो कोई भी नहीं। यहाँ के हवा पानी सब कुछ हैवान की जकड़ में है। क्या मतलब है तुम्हारा? कौन हो तुम? मैं एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हूँ। लोगों की मौत का किस्सा इस वेकेशन हाउस से जुड़ा है। ये 3 एविल हैं। 21वीं शताब्दी में होकर तुम भूत प्रेत जैसी बातों पर यकीन रखते हो? जरूरी नहीं जो आंखों से दिखे नहीं उसका अस्तित्व नहीं होता। यकीन नहीं तो रात होने तक इंतजार कीजिए। दोनों वेकेशन हाउस से थोड़ी दूरी पर खड़े एक बच्चे से बोट के किनारे छुपकर चुड़ैल की राह ताकते हैं। रात होते ही चुड़ैल दहशत मचाते हुए उस घर में प्रकट होकर हंसती है और आदित्य वहां आकर कहता है, रुको, मैं जानता हूँ कि तुम एक चुड़ैल हो और ये वेकेशन हाउस भी हॉन्टेड है। और अब ये वेकेशन हाउस तेरी भी जान लेगा। चुड़ैल उसे मारने के लिए जैसे ही हाथ उसकी तरफ बढ़ाती है, आदित्य एक स्पिरिट कंट्रोल बुक खोलकर उसमें लिखे वर्ड्स के जरिए उस पर काबू करके उसे धमकाते हुए कहता है, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, बताओ क्यों तुम लोगों को इस तरह से मार रही हो? पहलगाम में बसे घने से शीशम जंगल में अनेकों आदिवासियों का बसेरा था। उन्हीं में से एक थी वहाँ रहने वाली यामी, जो अपने बच्चों के साथ रहा करती थी। एक रोज एक दांडे नाम का क्रूर पुलिस वाला उस जंगल में रहने वाले आदिवासियों पर बुरी तरह से वार करके उन्हें कहता है, कल भोर की पहली किरण के साथ अगर ये जंगल खाली नहीं मिला तो तुम सभी आदिवासियों को इसी जंगल में दफन कर दूंगा। पर सालों से हम आदिवासी इसी जंगल में रह रहे हैं, हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? ये जंगल सरकारी सीमा में आती है। तुम भूखे नंगों ने सालों से ये डेरा जमा रखा था, अब बस निकलो यहाँ से। सभी आदिवासी डरकर जंगल छोड़ देते हैं और यामी अपने बच्चों के साथ नदी के किनारे आकर कहती है, मुझे निराश होने की जरूरत नहीं, मेरे हाथों में हुनर है। मैं जंगल के बांस को काट कर एक घर खड़ा करूंगी, जिसे मैं लोगों के घूमने के लिए प्रयोग में लाकर उन पैसे से अपने बच्चे पाल सकूंगी। यामी कड़ी मेहनत करके नदी किनारे बांस का ऊंचा खूबसूरत घर बना लेती है, पर वहाँ कोई भी ठहरने नहीं आता। और एक रात जब वो बच्चों के साथ सो रही थी, तभी प्रकृति ने आतंक का मंजर लेकर उसके घर को तहस नहस करके उन्हें बहा ले गई और वो मरकर एक चुड़ैल बनकर वहीं वापस आ गई। जो वेकेशन हाउस जीते जी नहीं चला, उसे मैं आज मरकर चला रही हूँ। तुम्हारी मौत प्रकृति का कहर थी, पर इसका बदला तुम बेगुनाह लोगों को मार कर नहीं ले सकती। जाओ अपनी दुनिया में। मैं यहाँ से कहीं नहीं और कभी नहीं जाऊंगी, ये मेरा आशियाना है। आदित्य उसे अपने पैरानॉर्मल की स्ट्रॉन्ग पावर से बांधकर वेकेशन हाउस के साथ चुड़ैल को जलाकर नष्ट कर देता है, जिसके बाद चुड़ैल और वो वेकेशन हाउस फिर कभी वहाँ दोबारा नहीं दिखता। रात का समय था, चारों तरफ जोर जोर से हवाएं चल रही थी। उस सन्नाटे में एक भयानक चुड़ैल गांव की तरफ बढ़ती आ रही थी। आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, उसने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। आज उसे मारकर मैं अपनी मौत का बदला लूंगी। तभी चुड़ैल अपने दूसरे पति विजय के पास पहुंच जाती है। विजय अपने घर में आराम से सो रहा होता है। चुड़ैल अपनी शक्तियों से उसके कमरे में घुस जाती है और उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। देखो तो सही, पूरे ऐशो आराम के साथ पैर पसार कर सो रहा है। इस आदमी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, अब इसे जीने का कोई अधिकार नहीं। चुड़ैल की आवाज से विजय नींद से जाग जाता है, जिसके बाद वो चुड़ैल को अपने सामने देख बहुत बुरी तरह डर जाता है। चुड़ैल, चुड़ैल, हे भगवान, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? ओ वो कौन सा है तू चुड़ैल? और मेरे कमरे में क्या करे लागने से तू? तुझे क्या लगा था नहीं आऊंगी मैं? अब तो मैं तुझे मार कर ही जाऊंगी। अरे मेरी प्यारी चुड़ैल, अरे मन्ने छोड़ दे, मेरे तो बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी गलती की मन्ने इतनी बड़ी सजा ना दे। आखिर तू मेरी पत्नी भी तो थी ना। क्या कहा? पत्नी? अरे तुझे शर्म नहीं आती है ये शब्द बोलते हुए? तूने जो मेरे साथ किया है उसकी सजा तो तुझे मिलकर ही रहेगी। अब तू देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। ये कहकर चुड़ैल विजय को मारने ही वाली होती है। इतने में वहाँ विजय का पिता दुर्योधन अघोरी बाबा को लेकर पहुँच जाता है, जिसके बाद अघोरी बाबा चुड़ैल से कहते हैं, कौन है तू चुड़ैल, और इस बच्चे को क्यों मार रही है? इसे छोड़ दे, नहीं तो मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। तू मारेगा क्या मुझे? तेरी इतनी औकात?
रुक जा, मैं तुझे अभी बताती हूँ। पहले मैं अब तुझे मारूंगी, उसके बाद इस दुष्ट को मारूंगी। ये कहकर चुड़ैल अघोरी बाबा के ऊपर हमला करने वाली होती है, लेकिन इतने में अघोरी बाबा अपने मंत्रों के उपचार से चुड़ैल को अपने काबू में कर लेते हैं। मंत्रों को सुनकर चुड़ैल तड़पने लगती है। अब बता चुड़ैल, आखिर तू ये सब क्यों कर रही है और इसने तेरा क्या बिगाड़ा है? बताती हूँ, सब कुछ बताती हूँ। जो मेरे ऊपर बीती है आज मैं तुम्हें सारी बताऊंगी। ये कुछ समय पहले की बात है। मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से थी, लेकिन मैं बहुत ही खूबसूरत थी, जिसकी वजह से एक गाँव के अमीर जाट ने मुझे पसंद कर लिया और उसने मेरा हाथ मेरे माता पिता से मांग लिया। वो जाट और कोई नहीं, विजय ही था। हमारी शादी को कुछ ही समय हुआ था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी एक दिन मेरे पति विजय ने मुझसे कहा, अरे शगुन, हमारी शादी ने कुछ समय बीत गया से। अब मुझे लगता है कि हम दोनों को एक बालक और कर लेना चाहिए। कह तो आप सही रहे हो। वैसे आपको एक गुड न्यूज देनी थी मुझे। 2 महीने से पीरियड नहीं हुए हैं। अरे यो तो खुशी की बात से। अब तो मैं सारे गांव में मिठाई बांटूंगा। और देख लियो शगुन, मारे तो एक प्यारा छोरा ही होगा। विजय लड़के की आस में पूरे गांव के अंदर बहुत सारी मिठाइयां बांटने लगता है। वहीं घर के सभी लोग भी बहुत खुश होते हैं और विजय की माँ अपने पोते के आने का बहुत इंतजार कर रही थी। वो भी अब यही चाहती थी कि मुझे सिर्फ और सिर्फ एक बेटा ही होना चाहिए, लेकिन ऊपर वाले की दुआ से मुझे बेटा नहीं हुआ। मुझे एक बहुत ही प्यारी सी बेटी हो गई। और जैसे ही ये बात विजय को पता चली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी और उसे बेटी होने पर बहुत गुस्सा आया, जिसके बाद उसने मेरे साथ भी बहुत बुरा बर्ताव किया। अरे यो कैसे हो सके? मन ने तो छोरा होने वाला था, फिर ये छोरी कैसे हो गई? ये तो धोखा है। तूने मेरे साथ धोखा किया, इसकी तन्ने सजा तो जरूर मिलेगी। लेकिन उस समय मेरी पहले से ही बहुत ज्यादा हालत खराब थी, जिसकी वजह से विजय वहाँ से चला गया और उसने 2 दिन से खाना भी नहीं खाया। जिसके बाद उसने अपनी माँ से कहा, अरे यो इसने अच्छा ना किया माँ, अब मैं इस औरत के गला और ना रह सकता। मन ने इस औरत से डिवोर्स चाहिए। विजय ये बात बोलकर वहाँ से चला गया था। वहीं उसकी माँ ने उसका गुस्सा देखकर उसने कुछ नहीं कहा। जैसे ही वो मैं ठीक हो गई, उसने मुझे तलाक दिया और मुझे मेरी बेटी के साथ घर से बाहर निकाल दिया। मैं भटकती भटकती अपने माता पिता के पास पहुंच गई। मेरे माता पिता से मेरा दुख देखा नहीं गया, जिसके बाद उन्होंने एक लड़का ढूंढकर मेरी शादी करवा दी। मेरा दूसरा पति बहुत अच्छा था, वो मेरी हर ख्वाहिश पूरी किया करता था। जब विजय को मेरे दूसरे पति के बारे में पता चला तो उसका खून खौलने लगा। इस चोरी के तो पर लग गए। मन ने इसको छोड़ के दिया, इसने तो दूसरा पति ढूंढ लिया। इसके दूसरे पति को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब देखता हूँ ये क्या करती है। विजय ने अपने घर से बंदूक निकाली और अपनी कार में बैठकर मेरे दूसरे पति के पास पहुंच गया, जिसके बाद उसने बंदूक निकालकर मेरे दूसरे पति को मार दिया। मेरी जिंदगी में फिर से बर्बादी छा गई। विजय ने मेरे पति को मार दिया, लेकिन मुझे अपने घर की काल कोठरी में बंद कर दिया और मेरे ऊपर बहुत अत्याचार किए। सुबह शाम वो मेरे ऊपर अत्याचार करता और मुझे बहुत बुरी तरह मारता। अरे तू मन ने छोड़ के दूसरे मर्द के धोरे चली गई, तन्ने जरा सी भी शर्म को ना आई। अब देख मैं तेरी शर्म को किस तरह उतारता हूँ। विजय मुझे बहुत मारता था और मेरे ऊपर बहुत अत्याचार किया करता था, जिसकी वजह से एक दिन मैंने तड़प तड़प कर उसी काल कोठरी में दम तोड़ दिया। लेकिन मरने के बाद भी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली, जिसके बाद मैंने विजय को मारने का सोचा। पहले मैंने उसे बहुत बुरी तरह डराया। उसके सपनों में आकर मैंने उसको मौत से मिलवाया, लेकिन अब इसको मारकर मुझे यहाँ से मुक्त होना है। देख चुड़ैल, विजय ने तेरे साथ जो भी किया वो बहुत ही गलत था। उसकी सजा उसे कानून के हाथों में मिलेगी। मैं चाहता हूँ कि तू यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो। जब तक मैं इस विजय को मार नहीं देती तब तक मैं इस गांव से कहीं नहीं जाऊंगी। देख चुड़ैल, तुझे वो करने पर मजबूर मत कर जो मैं तेरे साथ नहीं करना चाहता। तो बेकसूर मारी गई है, इसलिए मैं तुझे कह रहा हूँ इसको इसकी सजा कानून जरूर देगा, लेकिन तू यहाँ से चली जा। अघोरी बाबा की कई बार समझाने के बाद भी चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती। मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं विजय को मारूंगी। तभी विजय हाथ जोड़कर चुड़ैल के पैरों में गिर जाता है और उसे कहता है, देख चुड़ैल, मैं मानता हूँ मन ने बहुत बड़ी गलती की है, जिसकी सजा करना कोई हकदार भी ना हो, लेकिन मन ने अपनी गलती का बहुत पछतावा है। मैं तेरे सामने हाथ जोड़कर विनती करूँ सू, मने छोड़ दे, मने माफ कर दे। मैं आइंदा ऐसा कभी न करूँगा। विजय को अपने पैरों में गिड़गिड़ाते हुए देख चुड़ैल को बहुत सुकून मिलता है, जिसके बाद चुड़ैल अघोरी से कहती है, देख अघोरी,
जैसा तूने कहा, अगर वैसा नहीं हुआ तो मैं दोबारा लौटकर जरूर आऊंगी और इस बार मैं विजय के साथ साथ तुम लोगों को भी मार दूंगी। इसलिए विजय को कानून के हाथ सजा दिलवाना तेरा काम है। मैं यहाँ से अब जा रही हूँ। ये कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और अगले ही दिन सुबह अघोरी और विजय का पिता उसे पुलिस थाने ले जाता है और उससे उसका जुर्म कबूल करवाता है, जिसके बाद पुलिस वाले विजय को जेल की सलाखों के पीछे डाल देते हैं और चुड़ैल भी खुशी खुशी वहाँ से अपनी आत्मा से मुक्त हो जाती है।